हेलो दोस्तों, तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। जनरली ये टॉपिक जो है बोर्ड के एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए या फिर 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पे देखिए, अगर ये क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए अगर होता है तो उसमें सिर्फ स्टेटमेंट लिख देना है, उसमें 2 मार्क्स हो जाएगा। अगर वही क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए पूछा जाता है तो उसमें स्टेटमेंट और उसका प्रूफ जो है वो दोनों हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे हम लोग को जो है स्टेटमेंट दिया हुआ है। स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंग स्टेटमेंट किस तरीके से देखें यहाँ पे, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स, मतलब कि यूनिवर्स में जितना भी ऑब्जेक्ट्स है, जो भी ऑब्जेक्ट्स है वो क्या करता है, अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट विथ अ फाइनाइट फोर्स। मतलब क्या बोला गया यहाँ पे कि यूनिवर्स में जो भी ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है वो क्या करता है, दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी ओर किसी फोर्स से क्या करता है, उसको अट्रैक्ट करता है। ठीक है, दिस फोर्स इज, और ये जो फोर्स होता है वो फोर्स क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ। अब ये जो फोर्स होता है वो फोर्स क्या रहेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। क्या रहेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है हम लोग ने, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस ऑफ two objects and is inversely proportional to the square of the distance between them। अब देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट समझ में आ रहा है हम लोग को। क्या बोला है कि जो 2 ऑब्जेक्ट्स होते हैं यूनिवर्स के अंदर वो क्या करते हैं, एक दूसरे को कुछ फोर्स से, कुछ डिफाइनाइट फोर्स से एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। तो वो जो फोर्स होता है वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस के, मतलब उनके जो मास रहेंगे उनका क्या रहेगा, प्रोडक्ट रहेगा, उनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। और वही जो उनके दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के क्या रहेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक, तो यहाँ पे देखिए हम लोग को क्या दिया हुआ, स्टेटमेंट समझ में आ गया है। उसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं तो देखिए, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम लोग ने क्या किया, 2 ऑब्जेक्ट कंसीडर कर दिए। 2 ऑब्जेक्ट कौन कौन से हैं, कंसीडर 2 ऑब्जेक्ट्स विथ मास m1 एंड m2। यहाँ पे देखिए पहला जो ऑब्जेक्ट है, पहला ऑब्जेक्ट हम लोग ने लिया हुआ है विथ मास m1। यहाँ पे देखिए ये वाला हो गया मास m1 के साथ में फर्स्ट ऑब्जेक्ट। दूसरा ऑब्जेक्ट जो लिया हम लोग ने वो लिया हुआ है विथ मास m2। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो 2 ऑब्जेक्ट हो गए विथ मास m1 एंड m2। उसके बाद में इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस क्या लिया है हम लोग ने यहाँ पे, d। ये हो गया दोनों के बीच का डिस्टेंस। क्लियर? तो ये 2 ऑब्जेक्ट के बीच का जो फोर्स है वो फोर्स क्या हो गया, F। ठीक है यहाँ तक? देन उसके बाद देखिए, अब इसका जो प्रूफ है वो प्रूफ के हिसाब से हम लोगों ने क्या लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू द लॉ वी कैन राइट। अब ये जो लॉ था उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले लिख सकते हैं कि यहाँ पे F जो है, मतलब कि दोनों के बीच का जो फोर्स है वो फोर्स क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस के। तो यहाँ पे ये जो m1 एंड m2 है, तो ये m1 एंड m2 क्या हो गया, प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। क्लियर है यहाँ तक? ठीक, तो इसको सपोज करो हम लोग इसको क्या बोल देंगे, फर्स्ट इक्वेशन है सपोज ये वाला। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट जो इक्वेशन है, नेक्स्ट इक्वेशन में हम लोग क्या लिख सकते हैं कि F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो दूसरा जो मतलब इसी स्टेटमेंट में हम लोग को दूसरा क्या बोला हुआ है कि F जो है, जो फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट्स। क्लियर? तो यहाँ पे हम लोग ने पहला लिख दिया है कि F1 जो है, F जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस के एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम के। ठीक है, तो इन दोनों के हिसाब से, इन दोनों के अकॉर्डिंग हम लोग क्या लिख सकते हैं कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। तो ये बन गया इक्वेशन हमारा। तो अब यहाँ पे ये जो प्रोपोर्शनलिटी साइन है, इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को अगर हमको हटाना है तो वो हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इक्वल्स टू साइन यूज़ करेंगे। और इक्वल्स टू साइन के साथ साथ हमें क्या करना पड़ेगा, एक कांस्टेंट टर्म यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। क्लियर है? तो यहाँ पे देखिए हम लोग ने क्या किया हुआ है कि जो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन जो था, इसको हटाने के लिए हम लोग ने क्या किया, यहाँ पे एक कांस्टेंट g यूज़ किया हुआ है और उसके साथ साथ क्या लिया हम लोग ने, यहाँ पे एक इक्वल्स टू टर्म लिया हुआ है। ठीक है, तो उस वजह से यहाँ पे जो अभी इक्वेशन है, इक्वेशन क्या बन गया, F इज इक्वल्स टू g
इंटू m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर। क्लियर है? तो ये बन गया यहाँ पे न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है इसका फॉर्मूला यहाँ पे बन गया। तो क्या फॉर्मूला बनता है यहाँ पे, F इज इक्वल्स टू जी इंटू m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये जो g है, ये g क्या है, g इज नथिंग बट द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या बोला जाता है इसको, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्लियर है यहाँ तक? ठीक। और ये जो g होता है इसका SI यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो यहाँ पे ये जो यूनिट है, ये यूनिट आपको हमेशा याद रखना है। और ये यूनिट कैसे आया ये हम लोग आगे नेक्स्ट स्लाइड में देखने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या बोला हुआ है कि SI यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है वो होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है। और उसके साथ साथ इसका जो वैल्यू है वो वैल्यू होता है 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? समझ में आ गया? तो यहाँ पे देखिए SI यूनिट ऑफ G इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर एंड उसका वैल्यू होता है 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है यहाँ तक? तो अगर ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है एग्जाम में 3 मार्क्स के क्वेश्चन में, तो आपको इतना लिखना पड़ेगा। पहले तो स्टेटमेंट, उसके बाद में ये डायग्राम यहाँ पे बनाएंगे हम लोग, उसके बाद में इसका प्रूफ लिखेंगे, और प्रूफ लिखने के बाद जो हम लोग G यहाँ पे यूज़ करते हैं तो G का वैल्यू भी हमें यहाँ पे मेंशन करना है। क्लियर है यहाँ तक? तो ये हो गया न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब इस लॉ से रिलेटेड कुछ यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है, उस पॉइंट को हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। तो यहाँ देखिए ये पॉइंट जो है वो पॉइंट क्या है कि अगर द अबव लॉ मीन्स दैट इफ द मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल्ड। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है हम लोग को कि अगर किसी एक ऑब्जेक्ट का मास, सपोज करो यहाँ पे ये जो है ये वाला m1 मास जो था, ये मास क्या हो गया, डबल हो गया। तो डबल अगर होता है तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 2m1। ठीक है यहाँ तक? तो ये हो गया अगर ये डबल होता है तो। उसके बाद में दूसरा क्या बोला है, द फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स ऑल्सो डबल्स। अगर यहाँ पे हम लोग क्या बोला हुआ है कि एक ऑब्जेक्ट का मास डबल होता है तो उसके ऊपर लगने वाला जो फोर्स है वो फोर्स क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। अब ऐसा क्यों हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि हमको पता है कि जो फोर्स होता है वो फोर्स क्या हो रहा है, इन दोनों के मासेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब समझ में आता है आपको? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब क्या है कि अगर एक चीज़ अगर इंक्रीज हो रही है, रेज हो रही है, तो उसके साथ साथ उसके प्रोपोर्शनलिटी वाली चीज़ भी क्या हो जाएंगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर है यहाँ तक? ठीक। तो उस हिसाब से हम लोग क्या बता रहे हैं कि अगर किसी एक ऑब्जेक्ट का मास जो वो डबल हो जाता है तो उस वजह से उस पर लगा हुआ फोर्स भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ठीक है इतना। देन उसके बाद उसके साथ साथ हम लोग यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि अगर दो ऑब्जेक्ट के बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस क्या हो जाता है, वो अगर डबल हो जाता है तो उस केस में इसका जो फोर्स है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज्ड बाय द फैक्टर ऑफ 4 हो जाएगा। अब वो कैसे होगा देखिए, हमको पता है यहाँ पे कि जो फोर्स है और जो डिस्टेंस है इनका रिलेशन कैसा है, इनका रिलेशन कैसा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। कैसा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, जो डिस्टेंस रहेगा उसके स्क्वायर के इन्वर्स प्रोपोर्शनल। क्लियर है इतना? तो उस हिसाब से अगर हम लोग d जो है, d का वैल्यू क्या कर देते हैं, 2 टाइम्स कर देते हैं। क्या कर देते हैं, 2 टाइम्स 2d अगर हो गया, ये जो डिस्टेंस, ये डिस्टेंस क्या हो गया, 2d हो गया। तो उस हिसाब से यहाँ पे क्या हो जाएगा, f जो है वो f रिड्यूस्ड हो जाएगा किसके फैक्टर से, 4 के फैक्टर से, क्योंकि 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है। तो यहाँ पे ये हो गया 4 और ये नीचे क्या हो जाएगा, 1/d। तो क्या होगा, f इज इक्वल्स टू नथिंग बट 1/4 टाइम्स d। इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये जो फोर्स है वो फोर्स क्या हो रहा है, रिड्यूस्ड हो रहा है बाय द फैक्टर ऑफ 4। क्लियर है इतना? ये इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे। तो देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ क्या बता रहे हैं हम लोग कि अगर दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, सबसे पहला फैक्टर क्या है, सबसे पहली चीज़ क्या है इसमें कि अगर किसी एक ऑब्जेक्ट का मास क्या हो जाता है, डबल हो जाता है, तो उस वजह से उसका फोर्स भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। और दूसरी चीज़ जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, डिस्टेंस के ऊपर, कि अगर डिस्टेंस डबल हो जाता है तो उस वक्त उन दोनों के बीच का जो फोर्स है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस्ड हो जाएगा। और वही डिस्टेंस जो है वो 4 टाइम्स बढ़ जाता है तो उस वजह से उसका जो फोर्स है वो फोर्स क्या हो जाएगा,
16 टाइम रिड्यूस्ड हो जाएगा, ठीक है। जितने टाइम से वो बढ़ रहा है उसके स्क्वायर के टाइम से वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस्ड हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक जो है इसके ऊपर ही, अब यहाँ पे जो वैल्यू ऑफ जी था, हम लोग ने वैल्यू ऑफ जी जो देखा था उसका यूनिट देखा था न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। वो यूनिट आता कैसे वो हम लोग को यहाँ पे देखना है। तो हम लोग को सबसे पहले पता है कि जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, एफ इज इक्वल्स टू जी m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर, ये पता है हम लोग को। तो उस हिसाब से अब हमको निकालना क्या है, जी का वैल्यू अगर हम लोग को निकालना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो डी स्क्वायर है, ये डी स्क्वायर को हम लोग क्या कर सकते हैं, इधर लेकर जा सकते हैं। ये जो डी स्क्वायर है, ये डी स्क्वायर क्या ले जाएंगे हम लोग, इधर एफ की तरफ लेके जाएंगे। तो उस हिसाब से यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो एफ है वो एफ के साथ में क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर आ जाएगा। तो क्या बनेगा इक्वेशन, एफ इंटू डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू जी m1 इंटू m2। क्लियर यहाँ तक? अब हमको निकालना है जी का वैल्यू, तो जी के साथ में जो भी यहाँ पे है उसको हम लोग क्या कर देंगे, लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर देंगे। तो उसको शिफ्ट करने के बाद क्या हो रहा है, एफ इंटू डी स्क्वायर ऊपर का एज इट इज, उसके बाद में ये जो m1 इंटू m2 आया था वो नीचे आ गया इज इक्वल्स टू जी। तो हम लोग को अब यहाँ पे जी का इक्वेशन क्या मिल गया, एफ इंटू डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 इंटू m2। क्लियर है? अब इस हिसाब से यहाँ पे हमको पता है कि जो फोर्स है, एफ जो होता है फोर्स, उसका यूनिट क्या होता है, न्यूटन। उसके बाद जो डी है उसका यूनिट, डी मतलब डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर होता है जनरली। और यहाँ पे डिस्टेंस का क्या किया हुआ है, स्क्वायर किया हुआ है, तो उस हिसाब से मीटर का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है यहाँ तक? देन उसके बाद में नीचे क्या दिया हुआ, मासेस दिए हुए। तो मास क्या होता है, केजी में हम लोग गिनेंगे। तो एक मास है तो उसका केजी हो गया और दूसरा मास जो उसका भी केजी हो गया। तो उस हिसाब से जी जो था, जी का यूनिट्स क्या बन रहे हैं, यहाँ पे न्यूटन, यहाँ पे मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय यहाँ पे केजी इंटू केजी। तो उस हिसाब से यूनिट क्या बन गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय केजी स्क्वायर। तो इस हिसाब से हम लोग बोल सकते हैं कि ऐसा यूनिट ऑफ जी जो है वो होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। समझ में आ गया तक? तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ ही है। ये अगर आपको कंसेप्ट समझ में आते हैं तो आपको आगे के जो टॉपिक्स है वो भी और अच्छे से समझ में आ जाएंगे। ठीक है? उसके बाद देखिए नेक्स्ट टॉपिक जो है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, सॉल्व्ड एग्जांपल्स। अब इसी जो न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है इसके बेसिस पे ही आपको क्या दिए हुए, कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए सॉल्व्ड एग्जाम्पल टेक्स्ट बुक में। वो एग्जाम्पल अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो उनके ही अकॉर्डिंग आपको एग्जरसाइज में भी क्वेश्चन मिल जाएंगे जो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है? तो सबसे पहले एग्जाम्पल देखिए क्या दिया हुआ है, पेज नंबर 6 पर का फर्स्ट एग्जाम्पल है, महेंद्र एंड विराट आर सिटिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर। तो यहाँ पे हम लोग को क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है। किसके बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है, महेंद्र और विराट के बीच का। क्लियर है यहाँ पे? तो यहाँ पे डिस्टेंस हो गया 1 मीटर। ठीक, उसके बाद में देयर मासेस आर 75 kg एंड 85 kg। तो मतलब यहाँ पे दोनों के मास दिया है। महेंद्र का मास सपोज करो ये है 75 kg और ये जो विराट था, विराट का मास है यहाँ पे कितना है, 80 kg। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम। तो ये दोनों के बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब जो एफ का वैल्यू है वो वैल्यू कितना होगा, ये हम लोग को यहाँ पे कैलकुलेट करना है। क्लियर है यहाँ पे? तो एग्जाम्पल समझ में आ गया हम लोग को क्या पूछा है एग्जैक्टली। मतलब क्या बोला है कि एक बेंच है, सपोज कर लो यहाँ पे हम लोग ये बेंच मान लेते हैं इसको। ये बेंच के ऊपर क्या है, यहाँ पे महेंद्र है और दूसरा क्या है, यहाँ पर विराट है। ठीक है? तो ये जो महेंद्र और विराट जो है ये दोनों क्या है, एक बेंच पर बैठे हुए हैं। इसके दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस क्या दिया हम लोग को, 1 मीटर दिया हुआ है। उनके बाद में इनका जो मास है वो मास दिया हुआ है। इसका जो मास है, इसका मास कितना है, 75 kg और इसका जो मास है, इसका मास कितना है, 80 kg। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। तो उसके बाद देखिए अब इसको हम लोग क्या करते हैं, अब देखिए आपको जो भी एग्जांपल्स एग्जाम में पूछे जाते हैं या फिर जितने भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स यहाँ पे आपको दिए हुए हैं उनको सॉल्व करते हुए एक सिस्टमेटिक वे में सॉल्व करना है। सबसे पहले तो जो भी एग्जाम्पल होता है उसका आपको गिवन डाटा लिख देना है, उसमें क्या दिया हुआ है एग्जाम्पल में वो लिखना है। उसके बाद में उसमें क्या फाइंड आउट करना है वो, और उसके बाद सोल्यूशन। इस तरीके से अगर आप लिखते हो तो आपके फुल मार्क्स जो है वो एग्जामिनर आपको दे देगा। ठीक है? तो यहाँ पे सबसे पहले देखो डिस्टेंस दिया हुआ है d 1 मीटर पता है हम लोग को। उसके बाद में मास m1 ले लिया हम लोग ने महेंद्र का 75 kg और m2 ले लिया विराट का 80 kg। क्लियर? उसके बाद में
अब सॉल्यूशन लिख रहे हैं हम लोग। सॉल्यूशन में हम लोग को क्या पता है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हम लोग ने देखा, तो उसके हिसाब से जो फॉर्मूला था वो क्या था, F इज इक्वल्स टू G इंटू M1 इंटू M2 डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर, पता है हम लोग को। अब यहाँ पे हम लोग को सबकी वैल्यू दीजिए, वैल्यू हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। तो क्या था, G जो है, G हम लोग ने इसके पहले ही देख लिया कितना वैल्यू था उसका, 6.67 इंटू 10⁻⁻11, ठीक है। उसके बाद M1 का जो मास है वो हो गया 75, M2 जो था वो हो गया 80 और D कितना है 1, तो वो हो गया 1 का स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ देखिए हम लोग ये दोनों को कैलकुलेट कर सकते हैं। 75 इंटू 80 कितना होता है 6000, पता है हम लोग को ये। उसके बाद अब यहाँ पे ये जो 6000 है, ये 6000 हम लोग किसके साथ लिख लेंगे, यहाँ 6000 होता है, ये 6000 हम लोगों ने लिख लिया यहाँ पे। वो होने के बाद में ये जो 6.67 है वो और ये 6000, इन दोनों को हम लोग ने एक साथ लिख लिया और यहाँ का 1 हम लोग नहीं भी लिखते तो भी चलेगा। उसके बाद ये 10⁻⁻11, यहाँ तक ओके है, डन। उसके बाद देखिए ये 6000 मतलब क्या हो गया, 6K हो गया। 6K का मतलब क्या होता है, 6 इंटू 10⁻3, यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग क्या होता है 6 इंटू 10⁻3। अब ये 6 इंटू 10⁻3 और 6.67 इन दोनों का हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए 6.67 इंटू 6 जो है, इसका अगर हम लोग कैलकुलेशंस करते हैं तो उसका आंसर आता है 40.02। अब ये जो कैलकुलेशंस आपको करना पड़ेगा, नहीं भी करते हैं तो सीधा सिंपली याद रखना है हमेशा 6.67 इंटू 6 जो है इसका मल्टीप्लिकेशन कितना आता है 40.02। उसके बाद देखिए 10⁻3 इंटू 10⁻11। अब ये दोनों का अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, आपसे अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये जो 10⁻3 था और 10⁻11 जो था, इसका आंसर कितना आया 10⁻8 हो गया, बराबर। अब उसके हिसाब से यहाँ पे आंसर जो है वो आंसर क्या हो जाएगा, ये जो 40.02 था इसको हम लोग लिख सकते हैं 4.002 इंटू 10। मतलब यहाँ पे ये जो एक पॉइंट जो था, ये एक पॉइंट हम लोग ने क्या कर दिया, शिफ्ट कर दिया। कहाँ पे शिफ्ट किया, टूवर्ड्स द लेफ्ट। अब टूवर्ड्स द लेफ्ट अगर ये पॉइंट शिफ्ट करते हैं तो उस हिसाब से क्या हो जाएगा कि यहाँ पर ये जो 40.02 जो था वो क्या हो जाएगा अभी 4.002 इंटू 10, और यहाँ पे ये जो 10 इंटू 10⁻8 है, इसका आंसर हो जाएगा 10⁻7। तो हम लोग को फाइनल जो आंसर है वो कितना मिल रहा है हम लोग को 4.002 इंटू 10⁻7 न्यूटन, ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। क्लियर है यहाँ तक। तो यहाँ पे ये हो गया, हम लोग को निकालना क्या था, यहाँ पे फोर्स निकालना था, तो हम लोग ने यहाँ पे क्या कैलकुलेट किया, फोर्स कैलकुलेट कर दिया, ठीक है। उसके बाद देखिए इसी से रिलेटेड जो दूसरा एग्जाम्पल है वो हम लोग को दिया हुआ है। तो दूसरे एग्जाम्पल में हम लोग को क्या बोला हुआ है कि इन द अबव एग्जाम्पल अज्यूमिंग दैट द बेंच ऑन विच महेंद्रा इज सिटिंग इज फ्रिक्शनलेस, मतलब कि जिसके ऊपर वो महेंद्रा बैठा हुआ था, महेंद्रा और विराट दोनों बैठे हुए थे, तो वो जो बेंच था वो बेंच कैसा था, फ्रिक्शनलेस था। कैसा था, फ्रिक्शनलेस। तो फ्रिक्शनलेस था, इसका मतलब क्या होगा, जैसे सपोज ये बेंच जो था, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे महेंद्र था और यहाँ पे क्या था, विराट था। ये विराट था यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे महेंद्र और जो विराट है, इन जिसके ऊपर बैठा होता है, महेंद्र जहाँ पे बैठा होता है वो कैसा है, फ्रिक्शनलेस है। फ्रिक्शनलेस इसका मतलब क्या होगा कि इसके ऊपर कोई भी फोर्स अप्लाइड, फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है वो फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद में स्टार्टिंग विद जीरो वेलोसिटी, मतलब कि जो महेंद्र था उसकी स्टार्टिंग वेलोसिटी, मतलब इसको हम लोग बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी, वो कितनी थी, 0 थी। व्हाट विल बी महेंद्राज वेलोसिटी ऑफ मोशन टूवर्ड्स विराट आफ्टर 1 सेकेंड। तो ये जो महेंद्र है इसकी वेलोसिटी कितनी होगी आफ्टर 1 सेकेंड, मतलब कि 1 सेकेंड के बाद में, क्योंकि हम लोग को बताया गया यहाँ पे कि शुरू में क्या था, उसकी वेलोसिटी 0 थी, तो 1 सेकेंड के बाद में उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, मतलब फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, ये हम लोग को यहाँ पे कैलकुलेट करना है। क्लियर है यहाँ तक, क्वेश्चन समझ में आ गया। तो सिंपली हम लोग को क्या बोला है कि जिस बेंच के ऊपर महेंद्र और विराट बैठे हुए तो फ्रिक्शनलेस बेंच है। उसके बाद में जो महेंद्र है, महेंद्र की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी है, 0 है। उसके बाद में दोनों के बीच में डिस्टेंस तो हम लोग को पता है कि 1 मीटर का डिस्टेंस है। उसके बाद में 1 सेकंड के बाद उसकी जो वेलोसिटी है वो फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, ये हम लोग को यहाँ पे कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले गिवन डाटा लिख लेते हैं। गिवन डाटा में क्या है, इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू कितना है, 0 मीटर पर सेकंड, क्योंकि स्टार्टिंग वेलोसिटी उसका 0 है। उसके बाद में उसका फाइनल वेलोसिटी हम लोग को कैलकुलेट करना है। यहाँ पे टाइम हम लोग को दिया हुआ है, कितना टाइम है, 1 सेकेंड का। बाद में यहाँ पे हम लोग को क्या दिया हुआ है, फोर्स जो था, क्योंकि हम लोग को फोर्स पता चाहिए यहाँ पे, तो फोर्स कितना कैलकुलेट किया था हम लोग ने, 4.02 इंटू
10⁻⁷ न्यूटन। ठीक है यहाँ तक। उसके बाद में मास ऑफ महेंद्रा जो था वो कितना है 75 kg, ये गिवन डाटा हो गया अपना। उसके बाद अब हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करते तो वी हैव क्या फॉर्मूला होता है F = m। ये हम लोग ने फोर्स का फॉर्मूला देखा था, और ये अगर फॉर्मूला आपको नहीं पता होगा तो इसके पहले का वीडियो मैंने डाला था ग्रेविटेशन में, तो उस पहले वीडियो में हम लोग ने फोर्स को एक्सप्लेन करा दिया था। ठीक है, तो F = m × a जो है ये हो गया उसका फॉर्मूला। सो उसके बाद में अगर हम लोग को यहाँ पे ए निकालना है, क्यों, देखिए हमको फोर्स पता है और मास पता है, यहाँ पे एक्सेलरेशन का वैल्यू हमको पता है क्या, नहीं पता, तो उस वजह से हम लोग क्या निकालेंगे, ए का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो ए का वैल्यू कैलकुलेट करते तो क्या कर लेंगे, जो ए है उसके साथ क्या है एम को हम लोग कहाँ कर देंगे, लेफ्ट साइड में उसको शिफ्ट करेंगे। तो लेफ्ट साइड में शिफ्ट करने की वजह से क्या हो जाएगा, ए = F/m। क्लियर है फॉर्मूला यहाँ तक। देन उसके बाद अब वैल्यू पुट कर देते हैं हम लोग। एफ का वैल्यू क्या था 4.002 × 10⁻⁷ और एम कितना था 75। ठीक है, तो उस हिसाब से अगर हम लोग इसका कैलकुलेशन करते हैं तो कैसे होगा, यहाँ पे जो ये पॉइंट जो था 4 पॉइंट, ये पॉइंट हम लोग ने क्या कर दिया, अभी राइट की तरफ शिफ्ट किया। तो राइट की तरफ शिफ्ट करने की वजह से क्या होगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं 10⁻⁻3। तो यहाँ पे हो जाएगा 4002 × 10⁻³ × 10⁻⁷। अब यहाँ पे देखिए कन्फ्यूजन क्या होता है हम लोग को कि ये जो पॉइंट है, पॉइंट शिफ्टिंग में हमेशा हमारा प्रॉब्लम हो जाता है। अगर पॉइंट टूवर्ड्स दी राइट शिफ्ट हो रहा है, किधर शिफ्ट हो रहा है, टूवर्ड्स दी राइट। ठीक है, अगर पॉइंट हमेशा कहाँ पे हो रहा है, राइट में शिफ्ट हो रहा है, तो वो क्या होता है 10⁻⁻ में जाता है। और वही अगर लेफ्ट साइड में शिफ्ट होता है तो वो क्या होता है 10⁻+ में जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे ये दोनों का अगर हम लोग कैलकुलेशंस करते हैं तो किस तरीके से होगा, 4002 / 75, इनको हम लोग ने कैलकुलेट कर दिया तो उसका आंसर कितना मिला अपने को 53.36 इंटू ये दोनों का 10⁻³ और 10⁻⁷, इसका आंसर कितना मिला 10⁻10। ठीक, अब इसमें भी देखिए हम लोग ने पॉइंट क्या किया, लेफ्ट में शिफ्ट किया। अगर लेफ्ट में शिफ्ट होता है तो पावर क्या होता है, प्लस में होता है। ठीक, तो 5.336 × 10 × 10⁻10, उस हिसाब से इसका जो आंसर है वो कितना हो गया 5.336 × 10⁻⁹ मीटर/s²। ये पता है हमको मीटर/s² एक्सेलरेशन का यूनिट होता है। सो हम लोग को ए का जो वैल्यू है वो कितना मिल गया हम लोग को ए का जो वैल्यू है वो वैल्यू मिल गया हमको 5.336 × 10⁻⁹ मीटर/s²। ठीक है यहाँ तक। अब हम लोग को देखो यहाँ पे निकालना क्या, वेलोसिटी निकालना है। 9th क्लास में न्यूटन्स के तीनों इक्वेशन देखे थे, उसमें से फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या था, v = u + a × t। ये इक्वेशन पता है हम लोग को। इसमें हमको पता है कि जो ये v होता है, v मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी, u मतलब हो गया इनिशियल वेलोसिटी, बाद में a होता है एक्सेलरेशन एंड t होता है टाइम। ठीक है, इतना ये पता है हम लोग को। अब उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। u जो था, u मतलब क्या है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, बाद में a जो है वो क्या है 5.336 × 10⁻⁹, अभी हम लोग ने कैलकुलेट किया था a का वैल्यू, और t कितना है 1। ठीक है, अब अगर इनका हम लोग कैलकुलेशंस करते हैं तो कितना मिल रहा है हम लोग को 5.336 × 10⁻⁹ मीटर/सेकेंड। ये हो गया इसका फाइनल वेलोसिटी। मतलब कि जो महेंद्र और विराट है, इन दोनों के बीच में जो महेंद्र की वेलोसिटी है, क्योंकि विराट तो बैठा हुआ है, लेकिन जो महेंद्र की वेलोसिटी है वो कितनी है, 1 सेकेंड के बाद में 5.336 × 10⁻⁹ मीटर/सेकेंड हो जाएंगे, जो कि क्या है, बहुत ही कम है, बहुत ही छोटी है। अब इसी से रिलेटेड और एक एग्जांपल हम लोग को दिया हुआ है पेज नंबर 7 पे, वो एग्जांपल देख लेते क्या था। अब इस केस में हम लोग को क्या बोला है, कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू द अर्थ ऑन महेंद्रा इन द अर्लियर एग्जांपल। जो अभी एग्जांपल हम लोग ने देखा था उसके हिसाब से हम लोग को क्या करना है, महेंद्रा के ऊपर कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, किस वजह से, अर्थ की वजह से। तो चलिए देखिए, पहले एग्जाम्पल को हम लोग समझ लेते हैं। तो एग्जाम्पल में हम लोग को क्या बोला है कि महेंद्रा के ऊपर अर्थ की वजह से कितना फोर्स एक्ट हो रहा है वो हम लोग को यहाँ पे पूछा गया है। ये हो गया अर्थ, ठीक है, और यहाँ पे ये वाला जो है ये हो गया अर्थ सरफेस, ये वाला जो दिख रहा है हम लोग को ये हो गया अर्थ सरफेस। इस अर्थ सरफेस पे हम लोग ने क्या बोला है, यहाँ पे महेंद्रा है, ठीक है, तो ये जो हो गया ये हो गया महेंद्रा यहाँ पर, ठीक। उसके बाद में ये जो अर्थ होता है, अर्थ का ये हो गया सेंटर, और ये सेंटर के पास से ये हो गया इसका रेडियस r, ठीक है, तो ये हो गया इसका रेडियस, ठीक है। यहाँ तक मतलब हम लोग को क्या है, ये अर्थ दिया हुआ है, अर्थ का जो रेडियस है वो हो गया r, और उस अर्थ के सरफेस के ऊपर क्या है, यहाँ पे महेंद्रा है, ठीक है। अब महेंद्रा का मास तो हमको पता है, महेंद्रा का मास कितना है 75 kg है,
पता है हम लोग ने देखा था इसके पहले के एग्जाम्पल में। उसके साथ साथ अब हम लोग को ज़रूरी चीज़ वो पता चाहिए, मास ऑफ अर्थ पता चाहिए, ठीक है। मास ऑफ अर्थ कितना होता है ये हम लोग को पता चाहिए, और दूसरा क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ पता चाहिए, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग को हमेशा याद रखना है कि मास ऑफ अर्थ जो है वो कितना होता है और रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे गिवन डाटा हम लोग लिख लेते हैं सबसे पहले। तो मास ऑफ महेंद्र जो था, महेंद्र का कितना मास था, 75 kg पता है। उसके बाद में मास ऑफ अर्थ जो है वो हमेशा होता है 6 × 10⁻24 kg। और हमेशा जब भी हम लोग एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, अगर वहाँ पे हमको मास ऑफ अर्थ का वैल्यू यूज़ करना है तो वो कितना होगा, 6 × 10⁻24 kg, ठीक है। उसके साथ साथ अब ये जो रेडियस ऑफ अर्थ है, वो रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है, 6400 किलोमीटर। अब यहाँ पे देखिए इसको किस में दिया हुआ है, किलोमीटर में दिया हुआ है। अगर हम लोग इसको मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो वो डायरेक्टली कितना होता है, 6.4 × 10⁻6 मीटर, ठीक है यहाँ तक। देन उसके बाद में जी का वैल्यू तो हमको पता है कि जी इज कितना होता है, 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ये भी हम लोग को सब वैल्यूज पता है। अब हम लोग को निकालना क्या है, यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है, ठीक है। तो हम लोग 2 फाइंड निकलेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स एफ का वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन देखा था हम लोग ने, क्या था न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, सो एफ इज इक्वल्स टू जी m1 × m2 डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर। अब इस सिंपली क्या करना है, इस फॉर्मूले में हमको वैल्यू जितनी भी वो पुटअप कर देना है, ठीक है। तो वैल्यू क्या क्या पुट करेंगे हम लोग, यहाँ पे जो ये डी स्क्वायर जो था, ये डी स्क्वायर मतलब क्या है, दो ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग ने जब लिया था अर्थ जो था, अर्थ और जो दूसरा था महेंद्रा, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस क्या है यहाँ पे, डी। तो यहाँ पे हम लोग डी की जगह पे क्या लेंगे, कैपिटल आर, मतलब रेडियस ऑफ अर्थ ले लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए रेडियस ऑफ अर्थ क्यों लिया है हम लोग ने, हमेशा हमको याद रखना है कि अगर सर्क्यूलर ऑब्जेक्ट कोई होता है तो उसका जो पूरा मास है वो मास कॉन्सेंट्रेट करता है हमेशा कॉन्सेंट्रेट करेगा एट द सेंटर ऑफ द वो सर्कल जो है या फिर जो स्फीयर है वो, ठीक है, क्लियर। तो इस वजह से हम लोग यहाँ पे कंसीडर अगर करते हैं अर्थ जो है वो स्पेरिकल अगर है, वैसे तो इलिप्टिकल होता है पता है हमको, अगर स्पेरिकल अर्थ अगर हम लोग कंसीडर करते हैं तो उस हिसाब से उसका जो पूरा मास यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करेगा, सेंटर ऑफ द अर्थ पे कॉन्सेंट्रेट करेगा, ठीक है। तो इस वजह से दोनों के जो बीच का डिस्टेंस है, महेंद्र और अर्थ के बीच का डिस्टेंस जो वो क्या हो जाएगा, कैपिटल आर, मतलब रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है इतना। देन उसके बाद देखिए ये फॉर्मूला हम लोग ने मॉडिफाइड कर दिया। फॉर्मूला क्या बन गया, एफ इज इक्वल्स टू जी × m1 × m2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अब यहाँ पे डी की जगह पे क्या हो गया, रेडियस ऑफ अर्थ आर हो गया, ठीक है। अब सिंपली इस फॉर्मूले में हम लोग वैल्यूज पुट कर देते हैं। जी का वैल्यू हमको पता है 6.67 × 10⁻11 ये था, इंटू 75 × 6 × 10⁻24। अब ये 75 मतलब क्या है, मास ऑफ महेंद्रा है, 6 × 10⁻24 ये क्या है, मास ऑफ अर्थ है, 6.4 × 10⁻6 का स्क्वायर ये क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर है, क्लियर है इतना, ठीक। अब यहाँ पे देखिए अगर ऐसे एग्जाम्पल मास ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ, जी का वैल्यू, ऐसे अगर एग्जाम्पल आपको एग्जाम में आते हैं तो सिंपल से कुछ यहाँ पे स्टैंडर्ड वैल्यूज़ होती है, वो स्टैंडर्ड वैल्यूज़ आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। वो स्टैंडर्ड वैल्यूज़ मैं बताऊँगा आपको क्या क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका एक सिंपल वे हम लोग फॉलो करेंगे किस तरीके से इसको कैलकुलेट करना है। तो हम लोग ने क्या किया, यहाँ पे जो 10⁻11 था उसको क्या कर दिया हम लोग ने, टूवर्ड्स दी राइट साइड में शिफ्ट कर दिया, ठीक। और जितने नंबर्स थे नंबर्स को एक जगह पे ग्रुप बना लिया और ये जो पावर वाली टर्म्स थी उनको अलग कर दिया, ठीक है। तो क्या हो गया, 6.67 × 6 × 75 × 10⁻11 × 10⁻24, ये दोनों को अलग कर दिया। उसके बाद में नीचे जो है, नीचे क्या दिया हुआ है, 6.4 × 10⁻6 इसका स्क्वायर। अब हम लोग को पता है ये 10⁻6 का स्क्वायर क्या होता है, 10⁻12 है यहाँ पे, तो ये हम लोग ने लिख लिया 10⁻12। और ये जो 6.4 है उसका स्क्वायर हमेशा हमको याद रखना है 40.96, क्या रखना है, 40.96। ये एक स्टैंडर्ड वाली मिल गई हम लोग को। कौन सी स्टैंडर्ड वाली मिल गई, कि अगर हम लोग रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर करते हैं तो उसका स्टैंडर्ड वैल्यू हो जाता है 40.96 × 10⁻12, ठीक है यहाँ तक, ठीक। देन उसके बाद देखिए नेक्स्ट हम लोग ने क्या किया, ये तीनों का कैलकुलेशंस कर दिया। अब तीनों का कैलकुलेशंस मतलब कौन सा, यहाँ पे ये जो 6.67 था इंटू 6 × 75, ये तीनों का अगर हम लोग ने कैलकुलेट किया तो कितना मिला हम लोग को 3001.5 × 10⁻13,
ठीक है। और ये नीचे का एज इट इज़। अब ये 10⁻13 कैसे आया, 10⁻11 इंटू 10⁻24, इतना ओके है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए 3001.5 डिवाइडेड बाय 40.96, इन दोनों का अगर हम लोग कैलकुलेशन करते हैं तो हम लोग को अप्रोक्स जो वैल्यू मिलता है वो मिलता है 73.278 इंटू ये ऊपर वाला 10⁻13, और यही अगर हम लोग 10⁻12 को ऊपर शिफ्ट करते हैं तो वो क्या हो जाता है 10⁻−12। ये तो पता है हम लोग को स्टैंडर्ड कैलकुलेशन से ये वाले, ठीक है। उसके बाद में अब ये जो आंसर है ये कैसा होगा, 10⁻13 और ये 10⁻−12, इसका आंसर हो जाता है 10⁻1, ठीक। और इस हिसाब से फोर्स क्या मिला हम लोग को 73.278 इंटू 10⁻1, क्लियर है। उसके बाद में अब इसको हम लोग ने अप्रोक्सीमेटली जो इसका आंसर है, एग्जैक्ट आंसर अगर हम लोग देखा जाए तो वो होता है 732.78 न्यूटन, लेकिन आपके जो टेक्स्ट बुक है उसमें इसका अप्रोक्सीमेट आंसर लिया हुआ है फोर्स इज इक्वल टू 733 न्यूटन, ठीक है। अब ये जो कैलकुलेशन थे इतना ज़्यादा एक्यूरेट कैलकुलेशन हम लोग यहाँ पर नहीं कर सकते, तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, सिंपल वे में सिंपल वे में कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज के साथ हम लोग इसका कैलकुलेट करेंगे। अब स्टैंडर्ड वैल्यूज के साथ क्या क्या कर सकते हैं हम लोग, देखिए कि ये जो 6.67 इंटू 6 जो है इसका हमेशा आंसर कितना होता है 40.02, ये हो गया हम लोग को पता चल गया, ठीक है। तो इसको कैलकुलेशन करने की भी ज़रूरत नहीं है हम लोग को, डायरेक्ट हम लोग को याद हो जाना चाहिए कि ये जो 6.67 इंटू 6 जो है इसका आंसर कितना होता है 40.02। फिर इसके साथ हम लोग ने मास को कैलकुलेट किया तो हमारा आंसर मिला 3001.5, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो 40.96 है इसको हम लोग अप्रॉक्सीमेटली कितना ले सकते हैं 41 ले सकते हैं, तो कितना हो गया 3001.5 डिवाइडेड बाय 41, ठीक है। अब जब इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो इसका अप्रोक्सीमेट आंसर आता है 73.20, कितना आता है 73.20। तो ये अगर हम लोग आंसर यूज़ कर सकते हैं तो इसके हिसाब से हमारा अप्रोक्सीमेटली आंसर कितना मिलेगा 732 मिलेगा, कितना मिलेगा 732। की क्वेश्चन से रिलेटेड हमको और एक क्वेश्चन पूछा गया, मतलब यहाँ पे टोटल हमको 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं। अब ये क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है, स्टार्टिंग फ्रॉम ब्रेस्ट व्हाट विल बी महेंद्राज वेलोसिटी आफ्टर 1 सेकेंड इफ ही इज फॉलिंग डाउन ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। सेम क्वेश्चन जो ये एग्जाम्पल 2 के जैसा ही है जो हम लोग को पेज नंबर 6 पे दिया हुआ था। अब इसमें देखिए क्या बोला है हम लोग को कि सेम वैसे ही हम लोग को क्या निकालना है, वेलोसिटी निकालना है इसका, कि अगर महेंद्रा जो है, महेंद्रा की 1 सेकंड के बाद में वेलोसिटी कितनी होगी अगर अर्थ उसको अपने तरफ खींचती है तो, ठीक है। तो उस हिसाब से क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी हम लोग को दिया हुआ है 0 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी हमको निकालना है, टाइम है 1 सेकेंड का, फोर्स है 733 न्यूटन और मास ऑफ महेंद्रा कितना है 75 kg, ठीक है। तो वी हैव क्या है हमारे पास F इज इक्वल टू एम है, पता है हम लोग को फॉर्मूला ये वाला, फिर से उसमें हम लोग क्या करेंगे, ए का फॉर्मूला मिल गया हमको, F/m मिल गया। अब इसमें वैल्यू पुट किए तो क्या होगा 733 डिवाइडेड बाय 75, ठीक है। अब इसका जो आंसर होता है वो होता है 9.77 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मिल गया। ये होगा हमारा एक्सेलरेशन। हमको निकालना क्या है, वेलोसिटी निकालना है, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है हमारे पास में, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है v इज इक्वल टू u प्लस at। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, सिंपल वैल्यूज पुट कर देंगे, u का वैल्यू 0, a का वैल्यू 9.77 और t का वैल्यू क्या हो गया 1। सो v इज इक्वल टू कितना मिला हम लोग को 9.77 मीटर पर सेकेंड। तो ये क्या हो गया वेलोसिटी ऑफ महेंद्रा।